गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं धीरज कुमार, आपका अपना चैनल रीड एंड पास जीएस क्लासेस से। मित्रों, चूँकि आप जानते हैं कि आज कंपटीशन का दौर है और आप सभी लोग कंपटीशन में बड़ी लगनता से लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें या तो समझ में नहीं आता है या फिर समझने में काफ़ी कठिन होती है। और ख़ास करके अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो लोग इसे थोड़ा सा टफ मानते हैं, कहते हैं काफ़ी आपका लिटिगेशन भरा इसका सारा प्रश्न होता है और समझने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं उस टॉपिक से आपको ज्योग्राफी बहुत ही आसान लगेगा, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस केवल आपको मेरे साथ बने रहना है। जहाँ कहीं भी अगर समस्या होता है तो आप बेहिचक पूछेंगे, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछेंगे। तो मित्रों, आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप भारत के बारे में 60% जो है आप जानकारियाँ हासिल कर लिया है। और ये जानकारियाँ आपको हर कंपटीशन में काम आएगा, क्योंकि जितने भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग भारत के 60% जो आपके प्रश्न होते हैं वो इन्हीं 5 बिंदुओं से होते हैं। तो मैं इस 5 बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि यह 5 बिंदु 5 क्लास में जाए, 5 भाग में जाए, लेकिन इससे घबराने की कोई चिंता नहीं है। हम इसको बड़ा ही बेसिकली मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहले अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो आप जानते हैं कि भारत का भूमि उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं धरती, या स्वयं जितना जीव। यानी भारत की धरती की बात किया जाए तो ये काफ़ी पुराना है। आप भली भांति जानते हैं कि करोड़ों अरबों वर्ष पहले आपका दुनिया का सारा महादेश एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे। हाँ, बिल्कुल सुना आपने कि पूरे दुनिया का जितने भी महादेश हैं सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। और यही पैंजिया कालांतर में विभाजित होकर के, विखंडित होकर के 7 महादेशों में बदला है। उसी प्रकार से पूरे दुनिया में उस समय एक ही सागर था जिसका नाम था पैंथालाशा। क्या था? पैंथालाशा। और यही पैंथालाशा जो है कालांतर में कई महासागरों में आपका विभाजित हुआ है। तो मित्रों, आपको बड़ा अच्छा जान करके लगा होगा कि ये सारी दुनिया जो है शुरुआती दौर में आपस में जुड़े हुए थे, और आने वाला करोड़ों लाखों वर्ष में पुनः ये स्थल फिर से जुड़ जाएंगे। यानी आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी है? लदवच है। यानी इसका आकार की बात करें तो लदवच। आप पढ़े होंगे बचपन में कि पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह है, गोल है। तो थोड़ा चूंकि आप स्टैंडर्ड हैं या कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, तो अगर हम नारंगी की तरह गोल या बच्चे की तरह गोल बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर हम इसकी सही शेप की बात किया जाए तो इसका आकार लदवच है, या इंग्लिश में उसको जियोड बोलते हैं। तो मित्रों, आपको पता हो गया होगा कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो आपका लदवच है, जियोड है। सारी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसको हम पैंजिया के नाम से जानते थे। और पूरे दुनिया में एक ही सागर था जिसका नाम था पैंथालाशा। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसको हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको अगर हम भारत की बात करें, अगर हम ये भारत की बात करें तो भारत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के भूभाग को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते थे, और इसका उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड अभी के अगर वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो यूरोपीय देश की बात करें जिसको हम लोग यूरेशिया बोल सकते हैं, यानी एशिया प्लस यूरोप, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया।
और आज जो आप देख रहे हैं भारत की जो स्थिति या बनावट, यही गोंडवाना लैंड और यूरेशिया के टकराव से इसमें बदलाव आया है। आप जानते हैं कि भारत आज विश्व का 7वां बड़ा देश है। केवल 6 देश जो है इससे बड़ा है, केवल रूस, कनाडा, चीन, उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, यही 6 देश जो है इससे बड़े हैं। अन्यथा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इस विशालता को देखते हुए अगर ये 7वां बड़ा देश को, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, टेलीफोन नंबर की तरह याद करें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। और इतनी बड़ी क्षेत्रफल को एक बार अगर हम अध्ययन करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए भारत को समझने के लिए, भारत को जानने के लिए हम इसको 5 विभागों में बांटने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हो देश कि आपका जो देश भारत है वो काफ़ी महान देश है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आपके भारत में ही विकसित हुआ है। और आपका जो देश है भारत, अनेकों नाम से जाना जाता है। भारत, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो इसके इतिहास को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए इसके हम फिजिकल बनावट की बात करते हैं, भौतिक विभाग की बात करते हैं। क्योंकि इस भौतिक विभाग को अगर हम सही रूप से अध्ययन कर लें तो मान के चलिए कि भारत का भूगोल आपको 60% बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक भी प्रश्न जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में छूटने नहीं जा रहा है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। और चलिए हम लोग इसके जो पहला बिंदु है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मित्रों, आप जानते हो कि भारत के उत्तर में विशाल पर्वतमाला हिमालय है। हिमालय को कौन नहीं जानता है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो जानना तो ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि हिमालय पर्वत कहाँ से आया, कैसे बना? तो मित्रों बहुत इंटरेस्टेड है, आपको बता देता हूँ कि आज जहाँ पर हिमालय है, आज जहाँ पर हिमालय है, प्राचीन काल में वहाँ पर एक टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर, हाँ सही सुना आपने। जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सागर। ये टेथिस सागर इतना विशाल था कि उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से आने वाली नदियाँ और पूरब और पश्चिम से आने वाली नदियाँ इसमें आकर गिरती थी। एक समय ऐसा हुआ कि ये सागर पूरा जो है मलबा से भर गया। मलबा मतलब कचरा, नदियाँ अपने साथ लाती है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, तो उसी को हम लोग मलबा कहते हैं। यानी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद कहिए, मलबा कहिए, से ये भर गया। अचानक क्या हुआ कि गोंडवाना प्लेट और यूरेशिया प्लेट का इस पर प्रभाव पड़ा। इसको हम प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। एक तरफ से गोंडवाना लैंड और एक तरफ से अंगारा लैंड जब इस महासागर पे दबाव डाला तो ये सागर का जो मलबा है ऊपर उठा और ऊपर उठ कर के विशाल पर्वतमाला हिमालय का निर्माण किया, जो साक्षात न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए गौरव के रूप में जाना जाता है। तो आपने समझा होगा यहाँ पर कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो टेथिस सागर में जमे हुए अवसादों से हुआ है। और इसी अवसाद पर एक तरफ यूरेशिया प्लेट और एक तरफ आपका गोंडवाना प्लेट, गोंडवाना प्लेट यानी दोनों के टकराव से ही इसमें जमे हुए मलबा ऊपर उठा और एक विशाल पर्वतमाला हिमालय का निर्माण किया। तो मित्रों आज हम हिमालय पर्वत के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिमालय से आपको कोई प्रश्न छूटने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको याद ये करना है कि हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है, क्योंकि पूरे दुनिया का अगर किसी स्थल की बात करें तो उस स्थल या पहाड़ की बात करें
तो उस पहाड़ों में, पर्वतों में सबसे बाद में अगर कोई जो निर्मित हुआ है वो है हिमालय। यानी हिमालय का निर्माण आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ। यानी 7 करोड़ वर्ष पहले जो है हिमालय का निर्माण हुआ, और यह हिमालय 7 करोड़ पहले होने के कारण यह दुनिया का सबसे नया, युवा, नवीनतम मुर्दार पर्वत के रूप में जाना जाता है। हिमालय का एक चोटी है एवरेस्ट, नाम सुना होगा, नेपाल में स्थित है। और ये चोटी की ऊंचाई जो है लगभग 8,848 मीटर, अभी वर्तमान में तो 50 मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब है आज भी जो है गोंडवाना लैंड और यूरेशिया प्लेट का जो टकराव है आज भी इस हिमालय पर्वत को ऊपर उठा रही है। आज़ादी के समय 8,848 थी एवरेस्ट की ऊंचाई, और अभी 8,850 मीटर पहुंच गई है। यानी आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। और यह एवरेस्ट ना केवल भारत या नेपाल का, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। यानी आपसे पूछा जाए कि नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो एवरेस्ट। अगर पूछा जाए हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो एवरेस्ट। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो एवरेस्ट। आप देख लीजिए, इसका एक और चोटी हिमालय का है कंचनजंगा, जिसको हम लोग, है ना, कंचनजंगा, जो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। तो अगर दूसरा कौन है, तो दोस्तों दूसरा भी आपका भारत में ही है। दूसरा भी आपका सबसे ऊंचा चोटी है, वो है आपका गाडविन आस्टीन, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये काराकोरम पर्वत का है, और काराकोरम पर्वत भी भारत में ही है, इसलिए भारत का ये सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपका 8,611 मीटर है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ पे कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको हर हाल में उत्तर देना होगा K2 यानी गाडविन आस्टीन। और अगर आपको सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दे कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आपको कंचनजंगा उत्तर देना होगा। और अगर केवल पूछे कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आपको हर हाल में उत्तर देना होगा एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आप क्लियर हो रहा होगा, सागर माथा आप जान रहे हैं, शुरू में ही बताया कि टेथी सागर था, इसी सागर का मलबा ऊपर उठ करके एक विशाल पर्वत के रूप में धारण किया, तो इसको सागर का माथा, है ना, लोंगचुंगमा भी कहते हैं, पर्वतों की रानी। तो एवरेस्ट और हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत में से एक है। हिमालय को अगर एक साथ ला करके जमा किया जाए दोस्तों, तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय का निर्माण 3 बार में हुआ। पहला बार में जो हुआ हिमाद्री बना, दूसरा बार में जो बना वो आपका हिमाचल बना, तीसरा बार में जो बना वो शिवालिक बना। और सभी का आपका अपना विशेषता है। अगर हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आपका हिमालय जो है वो 3 भागों में बना है, यानी 3 बार कहिए। इसके ऊपरी भाग को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, सेकंड वाले को हिमाचल बोलते हैं, और थर्ड वाले को शिवालिक बोलते हैं। और हिमालय का जो इसके पार वाला जो है एरिया, इसी को हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इसी में आपका है जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। यानी यही काराकोरम का सबसे जो ऊंचा चोटी है आपको गाडविन आस्टीन है ना, और वो अलग है। इसे हम ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं। हिमालय लगभग आपका 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं 2500 भी देगा, है ना। तो 2400 किलोमीटर लंबा है। और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान से लेकर के बर्मा तक फैला हुआ है। यानी पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से लेकर के बर्मा के अराकान योमा पर्वत तक इसकी फैलाव है। तो सोच सकते हो मित्रों कितना बड़ा आपका ये पर्वत है। ये पर्वत कई देशों में चला गया है। पाकिस्तान में ये पर्वत है, भारत में ये पर्वत है, चीन में है, चूँकि तिब्बत आपका चीन का हिस्सा है, चीन में है, नेपाल में है, भूटान में है, और आपका बर्मा है। कई एक देशों में ये आपका पर्वत फैला हुआ है। हिमालय
विशालता के कारण नहीं, आज हिमालय जो है भारत को एक रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। आप अभी फ़िलहाल का अगर हम करंट की बात करें तो आप भारत और चीन के बीच में अभी मनमुटाव चल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए भारत और चीन के बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन आज यही हिमालय जो है भारत को चीन से बचाने में अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि भारत जो है एक रक्षक के रूप में उत्तर में खड़ी है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि हिमालय हमारे लिए कितना उपयोगी है। इतना ही नहीं, अगर हिमालय नहीं होता मित्रों तो आपको बता दें कि रूस का जो साइबेरियन प्रदेश का जो ठंडी हवा है वो भारत तक पहुंच जाता, और जब भारत तक पहुंच जाता तो पूरा भारत जम जाता। लेकिन यही पर्वत जो है उस ठंडी हवा को, साइबेरियन प्रदेश से आने वाली ठंडी हवा को रोक देती है, जिसके कारण भारत एक भीषण ठंड से बचती है। उतना ही नहीं मित्रों, दक्षिण से जो मानसून जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उसको भी हिमालय रोक करके भारत में भारी वर्षा कराती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसून आपको चीन और आगे निकल गया होता, और भारत जो है मानसून से वंचित रह जाता और भारत एक बंजर भूमि में बदल जाता। तो सोच सकते हैं कि हिमालय पर्वत दोस्तों हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश के रूप में है, तो मान के चलिए इसमें हिमालय का बहुत ही अहम योगदान है। तो हिमालय हमारे लिए वरदान है। आपको पहले भी बताया मित्रों कि हिमालय एक बार में नहीं बना बल्कि कई एक बार में बना। तो इसके पहले ऊपरी वाले भाग को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री सबसे ऊपरी भाग है। हिमाद्री का नाम से हिम अर्थ निकल रहा है हिम का घर। ऐसे हिमालय का तो घर मतलब ही होता है हिम का घर, लेकिन हिमाद्री का मतलब होता है कि वह स्थल जो सालों भर बर्फ से ढका हो। तो हिमाद्री की अगर हम विशेषता जानने का प्रयास करते हैं तो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं बॉस, जितनी भी, चाहे आप एवरेस्ट की बात करें, कंचनजंगा की बात करें, नंदा देवी की बात करें, नंदा गौरी की बात करें, कामेत की बात करें, ये सारी चोटियां आपका हिमाद्री में ही स्थित है। जितने भी बड़े ग्लेशियर की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें, यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करें, मिलाम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें, ये सारे ग्लेशियर भी आपको हिमाद्री में ही स्थित है। हिमाद्री जन शून्य है बॉस, क्योंकि यहाँ का तापमान माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे जीव जंतु का बसाव नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं, यानी ये वीरान है, जन शून्य है। हिमाद्री के बाद अगर हम बात करें या फिर जितनी नदियाँ की बात करें तो ये सारी नदियाँ आपका हिमाद्री से ही निकलती है, जैसे गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, यानी ये सारी नदियाँ जो है हिमाद्री से ही निकलती है। तो हिमाद्री का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए। जितनी भी चोटियां हैं सब हिमाद्री में ही स्थित है। इसके बाद हिमाचल की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम का आंचल। जिस तरह से हिमाद्री को बृहत हिमालय के रूप में जानते हैं, उस तरह से हिमाचल को मध्य हिमालय या लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमाचल जो कि नाम से ही आपका परिचित है, नहीं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं आपका हिमाचल में ही स्थित है, चाहे वो वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, ये जितने भी हैं आपके तीर्थ स्थल हैं वो सभी आपका हिमाचल में ही स्थित हैं। जितने भी खूबसूरत घाटियां हों, काठमांडू की घाटी, कश्मीर की घाटी, ये सारे आपका हिमाचल में ही स्थित है। यहाँ पे बृहद जनसंख्या तो नहीं, लेकिन विरल जनसंख्या अवश्य पाई जाती है, कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जितने भी तीर्थ स्थल या घूमने का जो स्थल है, जैसे आपका दार्जिलिंग की बात करें, अगर आप नैनीताल की बात करें, मंसूरी की बात करें, डलहौजी की बात करें, रानीखेत की बात करें, कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, काठमांडू की बात करें, ये जितने भी मनोरम जो आपका स्थल है घूमने वाला, सब आपका हिमाचल में ही है। हिमाचल में फूलों की घाटियाँ मिलती है काफ़ी खूबसूरत, इसके ढलानों पर हरे भरे घास मिलते हैं, जिसको हम कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। जैसे गुलमर्ग, वहाँ पे जाइएगा तो पहाड़ी पर घास के मैदान मिलेंगे, तो काफ़ी खूबसूरत। इसी को हम उत्तराखंड में बोगियार या प्यार कहते हैं, इसी आपको घास के मैदान को। तो काफ़ी आपका खूबसूरत जगह आपको यहाँ पे मिलता है। हिमाचल का मतलब होता है हिम का आंचल। लगेगा कि पर्वत पे आपका आंचल के रूप में थोड़ा थोड़ा बर्फ़ आपको देखने को मिल रहा है।
इसलिए भारत के जितने भी अगर आप तीर्थ स्थल की बात करें तो उन तीर्थ स्थलों में जो हिमालय में आपका हिमाचल में पाया जाता है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, और गर्मी में तो लोग यहाँ पे टूट के जाते हैं। तो मित्रों, हिमाचल काफ़ी खूबसूरत जगह है। जितने भी तीर्थ स्थल की बात किया जाए, जितने भी मनोरम आपका दृश्य, पहाड़ी इलाका की बात किया जाए, पहाड़ी नगर की बात किया जाए, ये सारे के सारे आपका हिमाचल में ही स्थित है ना। यहाँ पे दो झील जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, डल और बुल्लर झील, वो भी आपका इस हिमाचल में ही स्थित है, जो कि आप जानते होंगे डल और बुल्लर झील, जहाँ पे इस झील में खेती होती है। जी मित्रों, यहाँ पे झील में खेती होता है। आपको सोच करके बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पानी पे कैसा खेती होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े आपके नाव लोग बनाते हैं और इस नाव को डल और बुल्लर झील में उतारते हैं और उस पर सब्जियाँ और फूल जैसे खेतियाँ की जाती है। तो आपको बड़ा अचंभित लग रहा होगा कि ये हिमाचल में पानी पे खेती होता है। इसके बाद अगर हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक को शिव का घर कहा गया है। इसको दक्षिण हिमालय के भी नाम से जाना जाता है या दक्षिणी भाग के भी नाम से जाना जाता है। इसी के बाद आपका मैदान का निर्माण होता है। इस शिवालिक की बात करें तो शिवालिक में ही खूबसूरत जगह हरिद्वार और देहरादून है। तो ऊपर से जो भी कंकड़ पत्थर आते हैं वो नीचे आकर के यहीं पे जमा होते हैं, और इसी कंकड़ पत्थर से निर्मित होने के कारण जो है इसको दुनिया द्वार कहा जाता है। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है हरिद्वार और देहरादून। यहाँ पे कंकड़ पत्थर का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है जिसको हम लोग भावर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और इसी कंकड़ पत्थर के क्षेत्र के आगे बहुत छोटे छोटे मिट्टी का आपका कण मिलते हैं जिसको तराई प्रदेश बोलते हैं। इस तराई प्रदेश में घने वन और दलदली भूमि मिलती है। इसी के बाद आपका मैदानी भूमि स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हमको लगा होगा कि आप जो भी प्रश्न हिमालय से जानना चाह रहे होंगे वो आसानी से मिल गया होगा। अगर ऊंचाई की बात करें तो हिमालय पश्चिम में कम ऊंचा है और पूरब में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अगर हम इस तरह से अगर भारत की बात करें, ये भारत की बात करें तो जो भी हिमालय है, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो पूरब में हिमालय का ऊंचाई ज़्यादा है और पश्चिम में बात करें हिमालय का तो ऊंचाई कम है। अगर चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में हिमालय का चौड़ाई ज़्यादा है, पूरब में हिमालय का चौड़ाई कम है। तो हम समझते हैं मित्रों कि हिमालय से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, बहुत इंटरेस्टेड लगा होगा इस बिंदु को पढ़ने में। हिमालय इतना ही नहीं, और भी इसके बारे में जानकारियाँ हैं, लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो इतनी जानकारियाँ आपके लिए अहम होंगी। और मैं अगले टॉपिक में हिमालय प्लस इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और अगले भाग में मैं आपको मध्यवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डीपली बताऊंगा। मैं मानता हूं मित्र कि अगर आप हमारे टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं और लगातार आप जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है जीएस पढ़ने के लिए, कहीं नहीं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो एज ए आप ब्रदर आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, या फिर लाइव भी पूछ सकते हैं। और जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो मैं समझता हूं मित्रों कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको बहुत बेसिक रूप में समझाया जाएगा। आप आज समझे होंगे कि पैंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, टेथी सागर क्या है, यूरेशिया प्लेट क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है ना। अगले टॉपिक में मैं और अन्य जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।